कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं प्रशांत महासागर के बीच एक छोटी सी फिशिंग बोट लहरों में तैर रही होती है। बोट पर दो आदमी खड़े पागलों की तरह चीख रहे होते हैं। दूर होराइजन पर एक कार्गो शिप नजर आ रही होती है। दोनों आदमी अपने कपड़े हवा में हिला रहे होते हैं क्योंकि वो कई महीनों से समंदर में फंसे हुए थे। उनके चेहरे धूप से जल चुके थे, होंठ फट चुके थे और भूख ने उन्हें आधा पागल बना दिया था। शिप धीरे धीरे उनके करीब आती है, इतनी करीब कि अब उन्हें लगता है वो बच गए। लेकिन फिर शिप उनके पास से गुजरती हुई अंधेरे समंदर में गायब हो जाती है। किसी ने उन्हें नहीं देखा और उस वक्त उन दोनों को समझ आ जाता है कि शायद अब वो कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। वो दोनों यहाँ कैसे फंसे, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2012 में होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा मेक्सिको के कोस्टल एरिया में फिशरमैन का काम करता था। समंदर उसकी पूरी जिंदगी था। लोग कहते थे कि होसे को लहरों की लैंग्वेज समझ आती है। वो सालों से खतरनाक मौसम में फिशिंग करता आ रहा था और हर दफा जिंदा वापस आ जाता था। इसीलिए उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसे लगता था कि समंदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात भी होसे ने वेदर वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया। उसके साथ एक यंग लड़का था, एजेकियल कॉर्डोबा। एजेकियल इनएक्सपीरियंस्ड था। वो पहली दफा इतने डीप वाटर में जा रहा था। जब वो बोट में फिशिंग इक्विपमेंट रख रहा था तो उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली नजर आ रही थी। उसने होसे से पूछा, मौसम ठीक नहीं लग रहा है, क्या हमें कल नहीं जाना चाहिए? होसे हंसकर बोला, रिलैक्स, सुबह तक वापस आ जाएंगे। यही वो लाइन थी जो बाद में होसे को 438 दिन तक याद रहने वाली थी। रात के अंधेरे में दोनों अपनी छोटी सी फाइबर ग्लास फिशिंग बोट लेकर प्रशांत महासागर की तरफ निकल गए। शुरू के कुछ घंटे बिल्कुल नॉर्मल थे। हवा हल्की थी, लहरें कंट्रोल में थीं और दोनों ने काफी फिश पकड़ भी ली थी। एजेकियल का डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन होसे को अंदाजा नहीं था कि प्रशांत महासागर कभी किसी को वार्निंग नहीं देता। रात के बीच अचानक हवा तेज होने लगी। आसमान का रंग सियाह हो गया। दूर बिजली चमकी। एजेकियल ने टेंशन में आसमान की तरफ देखा। होसे, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। होसे जवाब देता उससे पहले ही एक बड़ी वेव बोट से टकराई। बोट बुरी तरह हवा में उछल गई। फिश बॉक्सेस इधर उधर गिर गए। एजेकियल बोट के एज को पकड़कर चीखने लगा। होसे ने फौरन इंजन वापस शोर की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंजन अजीब आवाज करके बंद हो गया। बोट लहरों के भरोसे रह गई। अब हवा और तेज होती जा रही थी। बारिश इतनी डेंजरस थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। होसे ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, 10 बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन डेड हो चुका था। एजेकियल पैनिक में चिल्लाया, हम फंस गए हैं। होसे ने फौरन रेडियो उठाया और इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की। कुछ सेकंड स्टैटिक आवाज आई, फिर रेडियो भी बंद हो गया। अब उनके पास ना इंजन था, ना रेडियो, ना जीपीएस, ना डायरेक्शन, सिर्फ समंदर था और मौत जैसा तूफान। पूरे अंधेरे में बोट कभी लहरों के ऊपर उछलती, कभी पानी में गायब हो जाती। हर सेकंड लगता कि अब बोट उलट जाएगी। एजेकियल रो रहा था। होसे पहली दफा खामोश हो गया था क्योंकि वो समझ चुका था कि इस बार सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। सुबह तक तूफान थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब हर तरफ सिर्फ पानी था। ना शोर, ना शिप्स, ना कोई आवाज, सिर्फ एंडलेस पैसिफिक ओशन। होसे ने आसमान और करंट्स देखकर डायरेक्शन समझने की कोशिश की, लेकिन समंदर में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बचता। पहले दिन दोनों होपफुल थे। उन्हें लग रहा था कोस्ट गार्ड उन्हें ढूंढ लेगा। दूसरे दिन उन्होंने फूड राशन करना स्टार्ट किया। तीसरे दिन फ्रेश वाटर भी कम हो गया। धूप इतनी तेज थी कि उनकी स्किन जलने लगी, होंठ फट गए, बॉडीज वीक होने लगीं। एजेकियल धीरे धीरे पैनिक अटैक का शिकार हो रहा था। वो बार बार पूछता, अगर किसी ने हमें ढूंढा ही नहीं तो? होसे उसे तसल्ली देता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी डर चुका था। फिर सर्वाइवल का असली हॉरर स्टार्ट हुआ। होसे ने बोट के साइड से हाथ पानी में डाला और फिश पकड़ने की कोशिश की। पहले कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसने एक छोटी मछली पकड़ ली। उसने फौरन उसका सिर तोड़ा और रॉ गोश्त खाना शुरू कर दिया। एजेकियल शॉक में उसे देखता रहा। उसने उल्टी कर दी। होसे ने उसे घूरते हुए बोला, या तो ये खाओ या मर जाओ। उस रात दोनों ने पहली दफा रॉ फिश खाई और उसी दिन दोनों की नॉर्मल जिंदगी खत्म हो गई। दिन धीरे धीरे गुजरते गए, फिर दिन हफ्तों में बदलने लगे और हफ्ते महीनों जैसे लगने लगे। होसे और एजेकियल की बोट पैसिफिक ओशन के करंट्स के साथ बस तैर रही थी। किसी को नहीं पता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी सूरज सीधा उनके सिर पर जलता रहता, कभी रात को इतनी ठंड होती कि दोनों का जिस्म कांपने लगता। अब सर्वाइवल सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता था, खाना और पानी। होसे ने धीरे धीरे समंदर में सर्वाइव करना सीख लिया था।
वो हाथ से फिश पकड़ता, कभी बर्ड्स पकड़ता जो बोट पर बैठ जाते थे, कभी छोटी टर्टल्स को उलटकर उनका गोश्त खाता, कभी कभी वो टर्टल का खून भी पीता ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। बारिश उनके लिए अल्लाह की रहमत बन चुकी थी। जब भी आसमान पर बादल आते, दोनों पागलों की तरह कंटेनर्स और बॉटल्स लेकर खड़े हो जाते। कभी मुंह सीधा आसमान की तरफ करके पानी पीते, कभी शर्ट निचोड़कर एक दूसरे के मुंह में पानी टपकाते। लेकिन हर दिन सरवाइव करना पहले से मुश्किल होता जा रहा था। उनकी स्किन जलकर डार्क ब्राउन हो चुकी थी, होंठ फटकर खून देने लगते, नेल्स बड़े और गंदे हो गए। बोट में रॉ मीट और मछली की स्मेल बस चुकी थी। एक सुबह एजेकियल अचानक जोर से चीखा, शिप। होसे फौरन उठकर खड़ा हो गया। दूर होराइजन पर एक कार्गो शिप नजर आ रही थी। दोनों की आंखों में उम्मीद वापस आ गई। होसे ने शर्ट उतारकर हवा में हिलानी शुरू कर दी। एजेकियल पागलों की तरह जंप कर रहा था। दोनों चीख रहे थे, हेल्प, हेल्प। शिप धीरे धीरे उनके करीब आती गई, इतनी करीब कि वो उसका कलर भी देख सकते थे। होसे की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा सब खत्म हो गया, वो बच गए। लेकिन फिर शिप सीधा उनके पास से गुजरी और बिना रुके होराइजन में गायब हो गई। किसी ने उन्हें नहीं देखा। बोट में साइलेंस छा गया। एजेकियल धीरे धीरे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर वो सिर पकड़कर रोने लगा। होसे चुप खड़ा समंदर को देखता रहा। महीने गुजरते गए। अब होसे और एजेकियल बिल्कुल बदल चुके थे। कभी वो बर्ड्स को जिंदा फाड़कर खा लेते, कभी फिश का गोश्त कच्चे दांतों से नोचते, कभी कई दिनों तक कुछ नहीं मिलता तो वो बोट में कमजोर होकर पड़े रहते। एजेकियल मेंटली टूटने लगा था। वो रॉ मीट देखकर उल्टी करता, कभी कहता, मैं जानवर नहीं हूं। होसे उस पर चीखता, जानवर नहीं बनोगे तो मर जाओगे। लेकिन धीरे धीरे एजेकियल ने खाना कम कर दिया। उसकी बॉडी वीक होती गई, आंखें अंदर धंस गईं, चेहरा कंकाल जैसा लगने लगा। वो अक्सर चुप रहता और समंदर को घूरता रहता। एक रात वो धीरे से बोला, होसे, मुझे लगता है हम कभी घर नहीं जाएंगे। होसे ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे भी यही लगने लगा था। एक सुबह होसे की आंख अचानक खुली। बोट में खामोशी थी, ना एजेकियल की आवाज, ना मूवमेंट। होसे ने उसकी तरफ देखा। वो बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ था, आंखें बंद, बॉडी बिल्कुल स्टिल। होसे ने उसे हिलाया, एजेकियल। कोई जवाब नहीं। उसने जोर से उसका कंधा पकड़ा, एजेकियल उठो। लेकिन बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। एजेकियल मर चुका था, प्रशांत महासागर के बीच, हजारों माइल्स दूर। होसे अब अकेला था। बोट में सिर्फ हवा की आवाज थी। होसे कुछ देर उसे देखता रहा। उसके पास ना कॉफिन था, ना कब्र, ना कोई इंसान जो दुआ पढ़ सके, सिर्फ एंडलेस समंदर। उस दिन होसे टूट गया। होसे एजेकियल की बॉडी को फौरन पानी में नहीं फेंक सका। उसे अकेले रहने से डर लगता था। कई दिनों तक वो डेड बॉडी के साथ बोट में रहा। कभी कभी उससे बात करता, जैसे वो अब भी जिंदा हो। कभी कहता, देखो, बारिश आई है। कभी कहता, हम बच जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बॉडी खराब होने लगी। होसे की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था, अब उसे सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक रात उसने बॉडी को धीरे से बोट के एज तक खींचना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर धीरे से बोला, मुझे माफ कर देना। और उसने बॉडी को पानी में धकेल दिया। लाश धीरे धीरे लहरों में दूर चली गई। होसे उसे देखता रहा जब तक वो अंधेरे में गायब नहीं हो गई। उस वक्त होसे को लगा कि उसकी जिंदगी का आखिरी इंसान भी उससे दूर चला गया। अब होसे बोट में बिल्कुल अकेला था, ना कोई आवाज, ना कोई साथी, ना कोई उम्मीद की बात करने वाला। होसे दिन गिनना छोड़ चुका था। स्किन धूप से जलकर लेदर जैसी हो चुकी थी। हाथ और पैर कमजोर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। होसे कभी कभी खुद से बात चल चुके थे, कभी लगता उसकी मां उसे बुला रही है और भूख ने उन्हें खड़ा होकर हवा से बात करता, शिप, मैं आ रहा हूं। फिर अगले ही लम्हे उसे समझ आता कि वो अकेला है। कभी कभी वो हंसने लगता बिना वजह, कभी अचानक रोने लगता। हेलुसिनेशंस उसका रोज का हिस्सा बन चुके थे। समंदर की लहरें उसे पागल कर रही थीं, लेकिन वही लहरें उसे जिंदा भी रखे हुए थीं। एक रात अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। आसमान से बिजली गिर रही थी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि बोट खिलौने जैसी लग रही थी। बोट कभी लेफ्ट जाती, कभी राइट, और फिर एक बड़ी वेव सीधा बोट पर आई। होसे पानी में गिर गया। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन उसने लास्ट सेकंड पर बोट का एज पकड़ लिया। वो अंधेरी रात में लटका रहा। समंदर गुस्से में था और होसे सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, मैं अभी मर नहीं सकता। और वो सरवाइव कर गया। सुबह जब आंख खुली, बोट अब भी तैर रही थी और होसे अब भी जिंदा था। महीने गुजरते गए और वक्त का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कभी बारिश होती, कभी धूप जलाती, कभी खाना मिलता, कभी 10 दिन कुछ नहीं मिलता, लेकिन होसे हर हाल में जिंदा रहा। रॉ फिश, बर्ड्स, टर्टल्स, रेन वाटर, यही उसकी जिंदगी थी।
और फिर वो दिन आया जब उसने दूर कुछ देखा। एक सुबह होसे ने आंखें मलते हुए होराइजन देखा। पहले उसे लगा हेलुसिनेशन है, वो पहले भी धोखा खा चुका था। लेकिन फिर उसने दोबारा देखा, इस दफा क्लियरली। दरख्त, जमीन, आइलैंड। होसे का दिल जोर से धड़का। वो खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। उसकी बॉडी में ताकत नहीं बची थी। बोट धीरे धीरे शोर के करीब आती है। लहरें उसे बीच की तरफ पुश करती हैं और फिर बोट रुक जाती है। होसे पानी में गिरता है और घिसटता हुआ बीच तक पहुंचता है। उसके हाथ रेत को टच करते हैं। 438 दिन बाद वो पहली दफा समंदर से बाहर था। आइलैंड के लोकल लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसे फौरन रेस्क्यू किया जाता है। डॉक्टर्स उसे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इतना सरवाइव कर सकता है। जब उससे पूछा जाता है, तुम कितने दिन समंदर में थे? होसे कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मुझे याद नहीं, बाद में कैलकुलेट होता है। वो 438 दिन थे। दुनिया हैरान रह गई। कुछ लोगों ने इस कहानी पर शक किया, लेकिन डॉक्टर्स और सर्वाइवल एक्सपर्ट्स ने माना कि एक्सट्रीम कंडीशंस में यह पॉसिबल था। होसे जिंदा वापस आ गया, लेकिन वो इंसान जो समंदर में गया था, वो कभी वापस नहीं आया। क्योंकि 438 दिन ने उससे सिर्फ वक्त नहीं छीना, उससे उसकी पूरी पहचान छीन ली। और यही सबसे बड़ी सच्चाई थी।